प्रिय विद्यार्थियों, आज इस वीडियो में हम इंडस्ट्रियल लॉ के एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर बात करने जा रहे हैं, जो है डेफिनेशन ऑफ वर्कमैन। सबसे पहले मैं आप सभी से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, वो ये है कि क्या हर वह व्यक्ति जो किसी के लिए काम करता है वह एम्प्लॉई या वर्कमैन कहलाता है? आप में से ज्यादातर उत्तर दे सकते हैं कि हाँ सर, जो भी काम करता है वह कर्मचारी है। लेकिन कानून इस प्रश्न का उत्तर इतनी सरलता से नहीं देता है। एम्प्लॉई और वर्कमैन में अंतर है। सामान्य भाषा में हम एम्प्लॉई शब्द का उपयोग करते हैं। कोई भी व्यक्ति जो सैलरी लेता है, वेजेस लेता है, मतलब जो भी व्यक्ति वेतन और मजदूरी ले रहा है, उसे हम एम्प्लॉय मानते हैं, कहते हैं। जैसे एक बैंक मैनेजर है, एक शिक्षक है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, क्लर्क है, ये सभी एम्प्लॉयज हो सकते हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि हर एम्प्लॉय लेबर लॉ के अंतर्गत वर्कमैन नहीं होता है। अब हम सीधे आते हैं इस अधिनियम की ओर, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947। इस अधिनियम में एम्प्लॉय शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। इसके स्थान पर एक विशेष और तकनीकी शब्द का प्रयोग किया गया है, वह है वर्कमैन, कर्मकार। क्यों वर्कमैन शब्द का प्रयोग किया गया? यह एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका कारण यह है, वर्कमैन शब्द क्यों प्रयोग किया गया, इसका कारण यह है कि यह अधिनियम केवल उन व्यक्तियों की रक्षा करता है, यह उन व्यक्तियों को प्रोटेक्शन देता है जो इंडस्ट्रियल वर्क से जुड़े हुए हैं, औद्योगिक कार्य से जुड़े हुए हैं। इसलिए कानून ने एक सीमित वर्ग को परिभाषित किया है, जिसे वर्कमैन कहा गया है। सरल शब्दों में समझे तो हर एम्प्लॉय वर्कमैन नहीं होता है, लेकिन हर वर्कमैन एम्प्लॉय अवश्य होता है। इसका व्यवहारिक महत्व आप ये समझिए, यह अंतर इतना महत्वपूर्ण क्यों है। केवल वर्कमैन को ही वो अधिकार प्राप्त हैं जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के अंतर्गत दिए गए हैं। क्या क्या दिए गए हैं? किसी भी विवाद को औद्योगिक विवाद, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के रूप में रेज करने का अधिकार है। ये वर्कमैन को ही है, एम्प्लॉय को नहीं है। लेबर कोर्ट जाने का अधिकार है, रीइंस्टेटमेंट का अधिकार है, पुनर्नियोजन, रिट्रेंचमेंट से सिक्योरिटी मिली हुई है, छटनी से सुरक्षा प्राप्त है, ये वर्कमैन को है। यदि कोई व्यक्ति वर्कमैन की परिभाषा में नहीं आता तो इस अधिनियम में दिए गए इन सुरक्षाओं का लाभ नहीं उठा सकता है। वो औद्योगिक विवाद नहीं उठा सकता, लेबर कोर्ट नहीं जा सकता, पुनर्नियोजन के अधिकार का दावा नहीं कर सकता और छटनी से सुरक्षा प्राप्त नहीं कर सकता। इसको उदाहरण के रूप में अगर समझे तो मान लीजिए एक कंपनी में दो व्यक्ति काम करते हैं, एक क्लर्क है और दूसरा जनरल मैनेजर है। दोनों एम्प्लॉय हैं, लेकिन क्लर्क जो है वर्कमैन हो सकता है, लेकिन जो जनरल मैनेजर है वो वर्कमैन नहीं हो सकता। इसलिए यदि विवाद होता है तो क्लर्क इस अधिनियम के तहत जा सकता है, लेकिन मैनेजर नहीं जा सकता। इसलिए वर्कमैन एक सामान्य शब्द नहीं है, बल्कि एक लीगल टेक्निकल टर्म है। इसकी सही समझ के बिना हम पूरे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट को नहीं समझ सकते। रिमेंबर, लेबर लॉ डज नॉट प्रोटेक्ट ऑल एम्प्लॉइज, इट प्रोटेक्ट्स ओनली दोज हु फॉल विद इन द डेफिनेशन ऑफ वर्कमैन। प्रिय विद्यार्थियों, अब हम अपने इस विषय के सबसे महत्वपूर्ण भाग पर आते हैं, सेक्शन की बात करते हैं। सेक्शन 2S के अंतर्गत वर्कमैन की वैधानिक परिभाषा दी गई है। यह परिभाषा इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 की एक तरह से हार्ट मानी जाती है, हृदय मानी जाती है, क्योंकि पूरे अधिनियम का लागू होना इसी पर निर्भर करता है। तो मीनिंग ऑफ वर्कमैन क्या है, परिभाषा का मूल भाव क्या है? सेक्शन 2S के अनुसार वर्कमैन का अर्थ है कोई भी व्यक्ति
जिसमें अप्रेंटिस भी शामिल है, जो किसी इंडस्ट्री में कार्य करता है, हायर या रिवार्ड के लिए कार्य करता है, और जो किसी प्रकार का कार्य करता है जैसे, अच्छा यहां पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि परिभाषा ये बहुत डिटेल में दी गई है, बहुत वाइड है, लेकिन साथ ही रिस्ट्रिक्टेड भी है। ये एक तरह से ऐसी, इसको परिभाषा क्या कहेंगे, इसको कहेंगे कि एक होता है इंक्लूडिव और एक होता है डिस्क्लूडिव, एक लिस्ट दे दी जाती है। तो यहां पर एक इंक्लूडिव अप्रेंटिस प्रशिक्षु भी शामिल है, ऐसा कर दिया गया है। तो इस परिभाषा में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि अप्रेंटिस भी वर्कमैन की श्रेणी में आएगा। इसका यह अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ यह है कि भले ही वह ट्रेनिंग ले रहा है, कोई पर्सन प्रशिक्षण ले रहा है, फिर भी उसे इस अधिनियम का संरक्षण मिल सकता है। किन कार्यों को इसके अंतर्गत प्रोटेक्शन मिला हुआ है? तो किसी भी संस्था में आप जान रहे हैं कि टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों तरह के लोग होते हैं, दोनों तरह की चीजें मिल करके ही कोई संस्था चल सकती है। तो इसमें जिन जिन कार्यों को प्रोटेक्शन मिला है उसमें सबसे है फिजिकल वर्क, जैसे मजदूर है, मैन्युफैक्चरिंग का कार्य करने वाला व्यक्ति है, तो मैनुअल वर्क जो है शारीरिक कार्य, उसे प्रोटेक्शन मिला हुआ है। दूसरा है अनस्किल्ड वर्क, अकुशल कार्य, ऐसे कार्य जिसमें विशेष कौशल की आवश्यकता नहीं होती है, उन्हें भी इस एक्ट का प्रोटेक्शन मिला हुआ है। उसके बाद स्किल्ड वर्क, जो कुशल कार्य हैं, जैसे किसी मशीन का ऑपरेटर है, कारीगर है, उसे भी इसका प्रोटेक्शन मिला हुआ है। और नेक्स्ट है टेक्निकल वर्क, तकनीकी कार्य, जैसे इंजीनियरिंग कार्य है, तकनीकी सहायता है, ये सब भी कार्य करने वाले इसके अंतर्गत आते हैं। ऑपरेशनल वर्क, संचालन संबंधी कार्य, जो उत्पादन या संचालन से जुड़ा हुआ कार्य है। इसी तरह से क्लरिकल वर्क, जो लिपिकीय कार्य होते हैं ऑफिस में, जैसे क्लर्क है, डाटा एंट्री ऑपरेटर है, ये सब भी इसके अंतर्गत आते हैं। और सुपरवाइजरी वर्क, पर्यवेक्षणीय कार्य जो होते हैं, वो भी इसके अंतर्गत आते हैं। बस ध्यान ये देना है कि उच्च स्तर का जो सुपरविजन होता है वो कर्मचारी से बाहर होते हैं। अब सुपरवाइजरी वर्क में भी दो तरह का, जो नॉर्मल सुपरवाइजरी वर्क है वो उसे इसका प्रोटेक्शन प्राप्त है, और जो बहुत उच्च स्तर का सुपरवाइजरी वर्क है, ऐसे व्यक्ति को कर्मचारी की परिभाषा से बाहर रखा गया है। मतलब कोई बहुत हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ये इंटरप्रिटेशन की बात है। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण यह है कि व्यक्ति का डेजिग्नेशन नहीं, बल्कि उसका कार्य, नेचर ऑफ ड्यूटीज इंपॉर्टेंट होती है कि उसे इस एक्ट का लाभ दिया जाना है या नहीं दिया जाना है। अब हायर एंड रिवार्ड जो टर्म यूज किया गया है, उसका इससे संबंधित जो मतलब है, वर्कमैन बनने के लिए यह आवश्यक है कि व्यक्ति को हायर या रिवार्ड के आधार पर कार्य करना चाहिए। यह दो प्रकार का हो सकता है, एक एक्सप्रेस हो सकता है, रिटन कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, लिखित अनुबंध हो सकता है, और दूसरा है इम्प्लाइड, अप्रत्यक्ष, मतलब व्यवहार से ही समझ में आ जाता है कि हमारा जो है कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। और इनको जो पेमेंट दिया जाता है दैनिक रूप से भी किया जा सकता है, मासिक रूप से भी, या उनका जो कार्य है उसके आधार पर भी इनका भुगतान किया जा सकता है। इस तरह के लोगों को भी इसके अंतर्गत, मतलब वर्कमैन की डेफिनेशन के अंतर्गत हम शामिल करते हैं। भुगतान का तरीका महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि उसका अस्तित्व महत्वपूर्ण है। आप कैश दे रहे हैं, अकाउंट में दे रहे हैं, हर हफ्ते दे रहे हैं, कि रोज दे रहे हैं, कि महीने पे दे रहे हैं, ये मायने नहीं है। बस उसका एग्जिस्टेंस होना चाहिए कि उसको पेमेंट मिल रही है। तो मैंने जो इंक्लूजन की बात किया, तो इंक्लूड्स डिसमिस्ड, डिस्चार्ज एंड रिट्रेंच्ड पर्सन, ये तीन टर्म यूज किया गया है। तो मतलब ऐसा भी व्यक्ति वर्कमैन की डेफिनेशन में आएगा जिसे डिसमिस कर दिया गया है, डिस्चार्ज कर दिया है, रिट्रेंच कर दिया गया है, उसे काम से निकाल दिया गया है, उसकी सेवा समाप्त कर दी गई है, उसकी छटनी कर दी गई है। ऐसे व्यक्ति को भी इस एक्ट के पर्पज से वर्कमैन की डेफिनेशन में लाया जाएगा। इसके पीछे की फिलॉसफी समझिए। अगर किसी व्यक्ति को ये कह दिया जाए कि आप डिसमिस कर दिए गए हैं, डिस्चार्ज कर दिए गए हैं, रिट्रेंच कर दिए गए हैं, अब आप वर्कमैन रहे ही नहीं, तो वह व्यक्ति इस एक्ट का लाभ नहीं उठा पाएगा, वह इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के रूप में अपने केस को रन नहीं करा पाएगा।
तो इसलिए जब तक वो किस केस का निस्तारण नहीं हो जाता है तब तक वह भले रिट्रेंच कर दिया गया, डिस्चार्ज कर दिया गया, डिसमिस कर दिया गया, वह वर्कमैन की डेफिनेशन में बना रहेगा और उसका विवाद उसी से संबंधित माना जाएगा, तो वह व्यक्ति भी वर्कमैन माना जाएगा। इसे समझने के लिए एक केस है आरजी मकवाना वर्सेज जीएसआरटीसी में। इस केस में कहा गया था कि ऐसे व्यक्ति भी इस परिभाषा के अंतर्गत आते हैं जो रिट्रेंच कर दिए गए हैं, डिसमिस कर दिए गए हैं या डिस्चार्ज कर दिया गया है उन्हें। तो ध्यान रखें, वर्कमैन में कौन कौन से लोग शामिल हैं? अप्रेंटिस, विभिन्न प्रकार के कार्य करने वाले व्यक्ति, हायर या रिवार्ड पर कार्य करने वाले व्यक्ति, और डिसमिस्ड या रिट्रेंच पर्सन्स भी इसके अंतर्गत आते हैं। रिमेंबर, द डेफिनेशन ऑफ वर्कमैन इज अ वाइड इनफ टू इंक्लूड मेनी कैटेगरीज ऑफ वर्कर बट प्रिसाइज इनफ to exclude those who are not intended to be protected under the act। अब हम बात करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसेंशियल रिक्वायरमेंट्स ऑफ वर्कमैन। इसेंशियल रिक्वायरमेंट क्या है, यह समझना बहुत आवश्यक है, क्योंकि केवल परिभाषा पढ़ लेना पर्याप्त नहीं है। हमें यह भी जानना होगा कि किस परिस्थिति में कोई व्यक्ति वास्तव में वर्कमैन माना जाएगा। तो इसमें सबसे पहला जो कंडीशन है वो है एम्प्लॉयमेंट इन एन इंडस्ट्री। सेक्शन 2J में जो इंडस्ट्री की डेफिनेशन दी गई है उसमें इनका एम्प्लॉयमेंट हुआ होना चाहिए। सबसे पहली और मूल शर्त यह है कि जिस स्थान पर व्यक्ति कार्य कर रहा है वह इंडस्ट्री होना चाहिए। जैसे कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 की धारा 2J में इंडस्ट्री की डेफिनेशन दी गई है। यदि वह संस्था इंडस्ट्री ही नहीं है तो वहां कार्य करने वाला व्यक्ति वर्कमैन नहीं माना जाएगा। दूसरा एसेंशियल एलिमेंट है पर्सन एम्प्लॉयड टू डू वर्क। दूसरी शर्त यह है कि व्यक्ति वास्तव में नियोजित होना चाहिए, एम्प्लॉयड होना चाहिए। केवल किसी स्थान से जुड़ा होना या कभी कभी काम करना पर्याप्त नहीं है, उसका स्पष्ट रूप से कार्य करने के लिए नियोजन होना आवश्यक है। एंड थर्ड, नेचर ऑफ वर्क। तीसरी महत्वपूर्ण बात जो है वह है कि व्यक्ति द्वारा किए जाने वाला वर्क किन कार्यों से जुड़ा होना चाहिए, किसी श्रेणी में होनी चाहिए। जो डेफिनेशन में दिया गया है वो श्रेणी क्या क्या है? मैनुअल, अनस्किल्ड, स्किल्ड, टेक्निकल, ऑपरेशनल, क्लरिकल और सुपरवाइजरी। यहां मैं फिर से आपको याद दिला दूं कि डेजिग्नेशन नहीं बल्कि कार्य की प्रकृति, नेचर ऑफ ड्यूटीज महत्वपूर्ण है। और 4, एम्प्लॉयमेंट फॉर हायर एंड रिवार्ड। चौथी शर्त यह है कि कार्य हायर या रिवार्ड के लिए किया जा रहा हो, अर्थात वेतन, मजदूरी या किसी भी प्रकार की पारिश्रमिक, सैलरी, वेजेस या किसी भी प्रकार की सामग्री। यदि कोई व्यक्ति बिना किसी प्रतिफल के कार्य करता है तो वह वर्कमैन नहीं होगा। एंड नेक्स्ट, दैट इज 5th, एम्प्लॉयर एम्प्लॉई रिलेशनशिप। यह सबसे महत्वपूर्ण शर्तों में से एक है। व्यक्ति और नियोक्ता के बीच एम्प्लॉयर एम्प्लॉई या मास्टर या सर्वेंट का संबंध होना चाहिए। इस संबंध को पहचानने के लिए न्यायालय कई टेस्ट अपनाते हैं, जैसे कंट्रोल किसका है, सुपरविजन किसका है, डायरेक्शन किसका है। इन सब के आधार पर, नियंत्रण, पर्यवेक्षण और कार्य की दिशा के आधार पर ये जज किया जाता है, तय किया जाता है कि कोई पर्सन वर्कमैन की डेफिनेशन में आता है कि नहीं। और एक अगली शर्त यह है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस। व्यक्ति के पास कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस होना चाहिए। ध्यान दें, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस और कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस ये अलग अलग चीजें हैं। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस में क्या है, एम्प्लॉई वर्कमैन होता है, लेकिन जब कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस होता है तो वो उस पर्सन को आप एम्प्लॉई या वर्कमैन नहीं कह सकते, वह इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर होता है। और 7वीं शर्त है कि मे इंक्लूड अप्रेंटिस और रिट्रेंच्ड वर्कमैन। मतलब इस श्रेणी में कौन लोग शामिल हो सकते हैं? अप्रेंटिस या डिसमिस्ड, डिस्चार्ज, रिट्रेंच्ड पर्सन भी इसमें शामिल हो सकते हैं। यदि विवाद उनके रोजगार से संबंधित है तो वे भी वर्कमैन माने जाएंगे। और इस धारा की अगली शर्त है मस्ट नॉट फॉल अंडर एक्सक्लूजन। अंतिम और निर्णायक शर्त है ये,
व्यक्ति को उन श्रेणियों में नहीं आना चाहिए जिन्हें सेक्शन 2S में स्पष्ट रूप से बाहर कर दिया गया है, एक्सक्लूड कर दिया गया है। किन लोगों को एक्सक्लूड कर दिया गया है? आर्म फोर्स, पुलिस, मैनेजरियल या एडमिनिस्ट्रेटिव कर्मचारी, उच्च वेतन वाले सुपरवाइजरी कर्मचारी। तो ये जो 8 एसेंशियल एलिमेंट्स हैं इस सेक्शन के, उसको पढ़ने के बाद आप ये एकदम क्लियर हो पाए होंगे कि वर्कमैन बनने के लिए आवश्यक है कि इंडस्ट्री में कार्य हो, वह व्यक्ति नियोजित हो, कार्य की प्रकृति निर्धारित श्रेणी में हो, हायर या रिवार्ड हो, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप हो, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस हो, और जो एक्सक्लूजन की लिस्ट दी गई है उसमें वह व्यक्ति न आता हो। ध्यान रखें, अ पर्सन बिकम्स अ वर्कमैन नॉट मेयरली बाय वर्किंग but by satisfying all the essential legal conditions laid down under the act. Person excluded from the definition of workman. अब कौन कौन से लोग एक्सक्लूडेड हैं उस पर थोड़ा सा डिटेल में बात करते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। किन व्यक्तियों को वर्कमैन की परिभाषा से बाहर रखा गया है, यह समझना बहुत आवश्यक है, क्योंकि कई बार व्यक्ति सभी शर्तें पूरी करता हुआ प्रतीत होता है फिर भी वह वर्कमैन नहीं माना जाता है। यह इसलिए होता है क्योंकि सेक्शन 2S ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 कुछ व्यक्तियों को स्पष्ट रूप से बाहर कर देता है, इस डेफिनेशन का लाभ देने से रोक देता है, एक्सप्रेसली एक्सक्लूड करता है। कौन कौन से लोग हैं? नंबर 1, आर्म्ड फोर्स पर्सनल। वर्कमैन की परिभाषा में शामिल कौन कौन से लोग नहीं होंगे? एयरफोर्स, आर्मी और नेवी वाले। कारण क्या है? कारण यह है कि इन सेवाओं को विशेष अनुशासन, स्पेशल डिसिप्लिन और अलग जो उनका विधिक स्वरूप होता है उसके अंतर्गत संचालित किया जाता है, उनका अलग से लाभ होता है, इसलिए यहां से उनको एक्सक्लूड कर दिया गया है। दूसरा है पुलिस एंड प्रिजन स्टाफ। इन पुलिस विभाग के कर्मचारियों को और जेल में कार्यरत कर्मचारियों को भी इससे बाहर रखा गया है, क्योंकि इनका कार्य सार्वजनिक व्यवस्था को मेंटेन करना है, पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करना है और स्टेट फंक्शन से संबंधित कार्य है, इसलिए इनको औद्योगिक गतिविधियों में शामिल नहीं किया जा सकता है। इनको भी इस अधिनियम के लाभ से बाहर रखा गया है, इस धारा के अंतर्गत जो कर्मचारी की परिभाषा है उससे बाहर रखा गया है। तीसरा जो बाहर कर दिया गया है वो है मैनेजरियल या एडमिनिस्ट्रेटिव एम्प्लॉइज। जो व्यक्ति मैनेजर कैपेसिटी में काम कर रहा है या एडमिनिस्ट्रेटिव पद पर कार्य कर रहा है वह वर्कमैन नहीं होगा। जैसे उदाहरण के लिए जनरल मैनेजर हो गया, HR मैनेजर हो गया, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हो गया, ये सब लोग उस धारा का लाभ लेने से बाहर रखे गए हैं। यहां महत्वपूर्ण बात यह है कि केवल पदनाम, डेजिग्नेशन नहीं, बल्कि कार्य का वास्तविक स्वरूप क्या है, उनकी एक्चुअल ड्यूटीज क्या है, यह देखा जाएगा। फोर्थ है, किन लोगों को बाहर किया गया? सुपरवाइजरी एम्प्लॉइज। वो क्या है? सुपरवाइजरी कर्मचारी वर्कमैन हो सकते हैं लेकिन एक सीमा तक। सुपरवाइजर में ही एक लिमिट लगाई है। यदि कोई सुपरवाइजरी कर्मचारी 10,000 से अधिक वेतन प्राप्त करता है और उसका कार्य मुख्यतः मैनेजर नेचर का है तो वह वर्कमैन नहीं होगा। ध्यान दें, केवल वेतन अधिक होना पर्याप्त नहीं है, उसके कार्य की प्रकृति भी मैनेजरियल टाइप की होनी चाहिए। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात क्लियर क्या हुई? एक्सक्लूजन वाली बात को आपने इतना डिटेल में सुना, तो इन सभी एक्सक्लूजन का उद्देश्य क्या है यह समझिए। यह अधिनियम केवल उन व्यक्तियों की रक्षा करता है जो वास्तव में आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं और बार्गेनिंग कैपेसिटी उनकी कमजोर होती है। दो टर्म है, आर्थिक रूप से निर्भर और कमजोर स्थिति, इकोनॉमिकली डिपेंडेंट और वीकर बार्गेनिंग पोजीशन में जो लोग होते हैं उन्हें प्रोटेक्शन देने का इसका लक्ष्य है। ध्यान रखें कि किन किन लोगों को बाहर किया गया है? आर्म फोर्स, पुलिस, प्रिजन स्टाफ, मैनेजरियल, एडमिनिस्ट्रेटिव कर्मचारी
और सुपरवाइजर जो अच्छा वेतन प्राप्त कर रहे हैं ऐसे लोगों को बाहर कर दिया गया है। ध्यान रखेंगे, द लॉ प्रोटेक्ट्स द वर्कमैन बट डेलिबरेटली एक्सक्लूड दोज हु एक्सरसाइज कंट्रोल रेदर देन दोज हु आर कंट्रोल्ड। अब हम एक अत्यंत महत्वपूर्ण और व्यवहारिक भाग पर आते हैं। यदि किसी व्यक्ति की स्थिति स्पष्ट न हो तो हम कैसे निर्धारित करेंगे कि वह वर्कमैन है या नहीं। जैसे अब मैंने आपको एक दोनों तरह की लिस्ट के बारे में बता दिया कि यह कोई परिभाषा न देकर के केवल इंक्लूडिव और डिसक्लूडिव दो तरह की लिस्ट दे दी गई है। इसमें बता दिया गया है कि ये लोग कर्मचारी की परिभाषा में आते हैं और ये लोग इस कर्मचारी की परिभाषा में नहीं आते हैं। अब समस्या ये आती है कि ऐसे नाम पदनाम जो इस लिस्ट में नहीं है उनका केस अगर आ जाएगा आपके सामने तो आप कैसे डिसाइड करेंगे कि कोई व्यक्ति वर्कमैन है या नहीं। इसके लिए न्यायालयों ने कुछ महत्वपूर्ण टेस्ट विकसित किया है, परीक्षण विकसित किया है। ये टेस्ट हमें यह समझने में सहायता करते हैं कि किसी व्यक्ति का वास्तविक दर्जा क्या है, उसका जो रियल स्टेटस है वो क्या है, वह वर्कमैन की परिभाषा में आ सकता है कि नहीं। तो सबसे पहला टेस्ट जो है वो है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप टेस्ट। ये क्या है? क्या व्यक्ति वास्तव में उस संस्था का कर्मचारी है? इस संबंध को पहचानने के लिए देखा जाता है कि क्या नियोक्ता व्यक्ति को नियुक्त करता है, क्या उसे हटाने का अधिकार रखता है, क्या वेतन का भुगतान नियोक्ता करता है। यदि यह संबंध मौजूद है तो वह व्यक्ति वर्कमैन हो सकता है, और इस तरह का संबंध अगर वहां पर उपस्थित नहीं पाया जाता है तो वह वर्कमैन नहीं होगा। तो ये पहला जो था एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप होना चाहिए। दूसरा टेस्ट है कंट्रोल एंड सुपरविजन टेस्ट। यह सबसे महत्वपूर्ण और प्रचलित टेस्ट है। प्रश्न यह है, क्या नियोक्ता के पास कार्य के तरीके पर नियंत्रण है, मैनर ऑफ वर्क, किसी कार्य को कैसे करना है। इसमें देखा जाता है कि कार्य कैसे किया जाएगा, कार्य कब किया जाएगा, कार्य किस प्रकार से किया जाएगा। यदि नियोक्ता इन सभी बातों को नियंत्रित करता है तो व्यक्ति वर्कमैन माना जाएगा। इस सिद्धांत को एक केस है धारंगधरा केमिकल वर्क्स लिमिटेड वर्सेज स्टेट ऑफ सौराष्ट्र। इस केस में इस टेस्ट को जुडिशरी के द्वारा इसको खोजा गया था। नेक्स्ट है जो टेस्ट है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस टेस्ट। अब हम इस तीसरे परीक्षण की बात करें तो यहां हम दो बातों में अंतर हमें समझना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस और कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस। दो टर्म है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस में एम्प्लॉय और वर्क जो होते हैं वर्कमैन, नियोक्ता का नियंत्रण होता है, और कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस में इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर कार्य करता है। केवल रिजल्ट चाहिए, तरीका आप नहीं बता सकते हैं। आप जो कॉन्ट्रैक्टर कोई भी कार्य करने के लिए जब आप कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, कॉन्ट्रैक्टर हायर कर लेते हैं, तब फिर वो कार्य कैसे करवाता है उसकी जिम्मेदारी है। आपको केवल अपने रिजल्ट से मतलब है कि आपका कार्य हो गया, सही तरीके से हो गया। यदि व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस के अंतर्गत कार्य करता है तब तो वह वर्कमैन होगा। यदि वह कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस के अंतर्गत है तब वह वर्कमैन नहीं होगा। अब यहां पर दो लाइन ये समझ लेना आवश्यक है कि इन दोनों में अंतर क्या है, डिस्टिंक्शन बिटवीन वर्कमैन एंड इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर। अक्सर एग्जाम में पूछ भी लिया जाता है। तो वर्कमैन जो होता है वह स्वयं कार्य करता है और नियोक्ता के नियंत्रण में होता है तथा एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप होता है। लेकिन जो इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर होता है वह कार्य करने की जिम्मेदारी ले लेता है, दूसरों से काम करवा सकता है, अपने तरीके से कार्य करता है, और नियोक्ता का इस पर कोई कंट्रोल नहीं होता है, सीधा कंट्रोल नहीं होता है। इस अंतर को समझाने में एक केस है चिंतामन राव वर्सेज स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें इसे एक्सप्लेन किया गया था। अब यह है कि संयुक्त जो कंबाइंड अप्रोच हुई दोनों का पढ़ने के बाद, तो हमें विद्यार्थी के रूप में ध्यान रखना चाहिए कि कोई एक टेस्ट निर्णायक नहीं होता है, कंक्लूसिव नहीं होता है। न्यायालय सभी तथ्यों को मिलाकर निर्णय लेते हैं।
नियंत्रण, संबंध, कार्य की प्रकृति और अनुबंध, इन्हें मिला करके ये निर्णय लिया जाता है कि किसी व्यक्ति को कर्मचारी की परिभाषा में रखा जाना है या नहीं रखा जाना है। एक बार मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप, कंट्रोल एंड सुपरविजन, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस एंड वर्कमैन वर्सेज इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर। ये 4 की वर्ड हैं जिनको ध्यान में रख करके हम ये तय कर सकते हैं कि कोई व्यक्ति कर्मचारी वर्कमैन की परिभाषा के अंतर्गत आता है कि नहीं। रिमेंबर इट, इन लेबर लॉ द रियल रिलेशनशिप इज डिटरमाइंड नॉट बाय व्हाट द पार्टीज से बट बाय व्हाट दे एक्चुअली डू। प्रिय विद्यार्थियों, अब हम इस विषय के सबसे महत्वपूर्ण भाग पर आते हैं और वो है जुडिशियल इंटरप्रिटेशन का। न्यायालयों द्वारा कौन कौन सी डॉक्ट्रिन विकसित किए गए हैं, क्योंकि वर्कमैन की परिभाषा समझने के लिए केस लॉ अत्यंत आवश्यक है। लॉ की फील्ड में वैसे भी बिना केस लॉ की बात किए कोई हमारा आंसर कंप्लीट नहीं होता है। सबसे पहला केस है धारक धरा केमिकल वर्क्स लिमिटेड वर्सेज स्टेट ऑफ सौराष्ट्र। इस केस में जस्टिस पीबी गजेंद्र गटकर साहब थे। इन्होंने इस केस में जो फैक्ट था वो ये था कि कंपनी के एजेंट के माध्यम से अगारिया मजदूरों से नमक बनवाया कंपनी ने, और इस कंपनी में कोई अटेंडेंस रजिस्टर या डायरेक्ट कंट्रोल नहीं था। कंपनी ने मजदूरी देने से मना कर दिया था। जजमेंट ये आया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप मौजूद है। हालांकि इस केस में तर्क यही लिया था उन लोगों ने कि न तो हम अटेंडेंस लेते हैं, न तो अटेंडेंस रिलेटेड कोई रजिस्टर है, न इन पर हमारा डायरेक्ट कोई कंट्रोल है, इसलिए ये कर्मचारी की परिभाषा में नहीं आते हैं। लेकिन कोर्ट ने उनके इस तर्क को एक्सेप्ट नहीं किया और उन्होंने कहा कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप मौजूद है, यहाँ कंट्रोल एंड सुपरविजन भी महत्वपूर्ण है, वो दिखने में आता है, इसलिए जो अगारिया लोग थे उन्हें वर्कमैन की डेफिनेशन में शामिल किया गया। कंट्रोल एंड सुपरविजन टेस्ट इसी केस में स्थापित किया गया था। वर्कमैन और इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर में क्या अंतर होता है उसे भी इसी केस में स्पष्ट किया गया था। दूसरा केस है चिंतामन राव वर्सेज स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस एसआर दास चीफ जस्टिस थे, उन्होंने इस केस को डिसाइड किया था। इसमें बीड़ी बनाने का जो काम है वो कॉन्ट्रैक्टर के माध्यम से कराया गया। मजदूर सीधे कंपनी के नियंत्रण में नहीं थे। सवाल ये था कि वो जो कॉन्ट्रैक्टर के माध्यम से काम लेकर के बीड़ी उन लोगों ने बनाया है, ये इस एक्ट का लाभ ले सकते हैं कि नहीं कोई डिस्प्यूट होने पर। तो कोर्ट ने कहा कि कॉन्ट्रैक्टर और उसके मजदूर वर्कमैन नहीं है, कंट्रोल और सुपरविजन यहाँ पर नहीं था, इसलिए यहाँ पर उन्हें इस एक्ट का लाभ नहीं दिया गया। एक तीसरा केस है पंजाब नेशनल बैंक वर्सेज गुलाम दस्तगीर। जस्टिस वी आर कृष्णा अय्यर साहब थे इस केस में। इस केस में जो है बैंक मैनेजर ने अपने लिए एक ड्राइवर रखा था और कुछ डिस्प्यूट हो गया है तो ड्राइवर को जो है हटा दिया गया। फिर उस ड्राइवर ने कहा कि मैं वर्कमैन के डिफिनेशन के अंतर्गत आता हूं, मैं वर्कमैन हूं, मुझे इस एक्ट का लाभ मिलना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि ड्राइवर बैंक का वर्कमैन नहीं था, बैंक का उस पर डायरेक्ट कंट्रोल नहीं था, इसलिए उसे इस एक्ट का लाभ नहीं दिया जा सकता है। ये फैक्ट टू फैक्ट डिसीजन चेंज होते रहे हैं, कोर्ट का नजरिया चेंज होता रहा है। बस इस केस में जो ध्यान देने वाली बात है वो है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप की जो लिमिट है उसे क्लियर किया गया था। इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट को जो है अस्वीकार कर दिया गया था। नेक्स्ट केस है सिल्वर जुबली टेलरिंग हाउस वर्सेज चीफ इंस्पेक्टर। इस केस में टेलरिंग हाउस में दर्जी का काम करते थे लोग और उन्हें अन्य जगह काम करने की स्वतंत्रता भी दे दी गई थी कि आप इसके बाद और कहीं भी कार्य कर सकते हैं। कोई विवाद हुआ, फिर इन लोगों ने डिमांड किया कि हम इसमें जो है इस एक्ट का लाभ हमें मिलना चाहिए, हम वर्कमैन के डेफिनेशन में आते हैं। तो यहाँ पर पार्टी ने, जो अगेंस्ट पार्टी थी, उसने कहा कि चूंकि हम आपको ये फ्रीडम दे रखे हैं कि और आप अन्य जगह पर भी कार्य कर सकते हैं, इनकम कर सकते हैं, इसलिए
आप हमारे जो है वर्कमैन की डेफिनेशन में नहीं आ सकते। कोर्ट ने कहा कि वे लोग वर्कमैन हैं और एम्प्लॉय द्वारा मटेरियल और इक्विपमेंट दिया गया था, यह भी साबित करता है कि उनका उस पर कंट्रोल था कंपनी का। इसलिए कंट्रोल टेस्ट के साथ साथ इकोनॉमिक कंट्रोल और इंटीग्रेशन टेस्ट को भी यहां पर महत्व दिया गया था। नेक्स्ट केस जो है ए सुंदरम्बल वर्सेज गवर्नमेंट ऑफ गोवा। इस केस में बड़ा इंपॉर्टेंट केस है ये। क्वेश्चन ये था कि क्या कोई टीचर वर्कमैन की डेफिनेशन के अंतर्गत आ सकता है, उसके ऊपर ये एक्ट लागू हो सकता है। यहां पर कोर्ट ने थोड़ा सा दार्शनिक पक्ष लेकर के इंटरप्रिटेशन किया। कोर्ट ने कहा कि टीचर वर्कमैन नहीं है, वह फिजिकल वर्क नहीं करता है बल्कि वह इंटेलेक्चुअल वर्क करता है, इसलिए उसे वर्कमैन के डेफिनेशन के अंतर्गत आप नहीं ला सकते। इसमें इस केस में स्पष्ट कर दिया गया कि टीचर को वर्कमैन की परिभाषा से बाहर रखा जाएगा, क्योंकि नेचर ऑफ वर्क टेस्ट जो है यहाँ पे अप्लाई किया और इससे क्लियर किया गया। दूसरा केस है, इसमें भी ये वेंकटरमन वर्सेज लेबर कोड का केस है। इसमें भी क्वेश्चन यही था कि क्या शिक्षक वर्कमैन है। फिर कोर्ट ने वही बात रिपीट किया कि नहीं, शिक्षक वर्कमैन नहीं है। इससे पहले जो ए सुंदरम्बल वाला केस था उसमें जो डॉक्ट्रिन इन्होंने क्रिएट किया था उसे यहाँ पर री इन्फोर्स किया गया। नेक्स्ट केस है वर्कमैन ऑफ दीमाकुची टी स्टेट वर्सेज मैनेजमेंट। इस केस में जो डॉक्टर बनर्जी थे, ये जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट का वीडियो है उसमें भी इस केस को डिटेल में डिस्कस किया गया है डॉक्टर बनर्जी के बारे में। डॉक्टर बनर्जी असिस्टेंट मेडिकल ऑफिसर थे, वहां इस केस को इसलिए पढ़ा गया था। इसमें यह भी क्वेश्चन था कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट था कि नहीं बनर्जी का, डॉक्टर बनर्जी का, और यहाँ पर प्रश्न ये था कि डॉक्टर बनर्जी वर्कमैन के डिफिनेशन में आते हैं कि नहीं। तो डॉक्टर साहब को असिस्टेंट मेडिकल ऑफिसर के पद से टर्मिनेट कर दिया गया था और यूनियन ने इसे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के रूप में रेज किया था। कोर्ट ने कहा कि डॉक्टर वर्कमैन नहीं है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट तभी होगा जब एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप हो, और डॉक्टर का वर्क जो है उसके रिट्रेंच किए जाने से इंडस्ट्री पर कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता है, और वह प्रोफेशनल पर्सन है, वह उसे वर्कमैन वर्कर नहीं कहा जा सकता। इस केस में एनी पर्सन की व्याख्या भी थोड़ी सी लिमिटेड कर दी गई थी और इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट की लिमिटेशन तय कर दी गई थी। नेक्स्ट केस है आरजी मकवाना वर्सेस गुजरात स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन। इसमें डिसमिस्ड एम्प्लॉय की जो स्थिति है उस पर विवाद हुआ था। मैंने आपको पहले भी बताया कि डेफिनेशन स्पष्ट रूप से कहती है कि जो लोग डिसमिस्ड कर दिए गए हैं, रिट्रेंच कर दिए गए हैं, उन्हें भी वर्कमैन माना जाएगा। कोर्ट ने इस बात को यहाँ पर दोहराया और कहा कि डिसमिस्ड और रिट्रेंच्ड व्यक्ति भी वर्कमैन हो सकता है। इस तरह से जो केस लॉ का डिस्कशन है उसको पूरा करने के बाद आपको फिर से मैं रिपीट कर दूं कि कंट्रोल एंड सुपरविजन, एम्प्लॉय एम्प्लॉयर रिलेशनशिप, नेचर ऑफ ड्यूटीज एंड इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर डिस्टिंक्शन, ये जो की वर्ड्स हैं इनके आधार पर हम ये तय कर सकते हैं कि कोई व्यक्ति वर्कमैन है कि नहीं। ध्यान रखें, जुडिशियल डिसीजंस हैव ट्रांसफॉर्म्ड द एब्स्ट्रैक्ट डेफिनेशन ऑफ वर्कमैन इनटू अ प्रैक्टिकल एंड वर्केबल कॉन्सेप्ट। जुडिशरी के द्वारा जो प्रिंसिपल्स लेट डाउन किए गए हैं उस पर भी एक बार दृष्टिपात करना आवश्यक है। जैसे सबसे पहला जो जुडिशियल प्रिंसिपल के आधार पर ये डेवलप किया गया, ये सिद्धांत हमें यह समझने में सहायता करते हैं कि वास्तव में कौन व्यक्ति वर्कमैन है और कौन नहीं है। तो पहला टेस्ट है नेचर ऑफ ड्यूटीज इज इंपॉर्टेंट। सबसे पहला और मूल सिद्धांत है नेचर ऑफ ड्यूटीज, कार्य की वास्तविक प्रकृति क्या है। न्यायालय बार बार यह कहते हैं कि केवल डेजिग्नेशन देख करके निर्णय नहीं किया जा सकता है। उदाहरण जैसे मैनेजर लिखा हो लेकिन कार्य जो करता है वो उसकी जो ड्यूटी है वो क्लरिकल है, तब वह व्यक्ति वर्कमैन है। लेकिन अगर क्लर्क लिखा हो लेकिन कार्य मैनेजर का करता है तो वह वर्कमैन नहीं है। एकदम बार बार ये क्लियर किया गया है कि डेजिग्नेशन से
किसी का ये डिसाइड नहीं होता है, बल्कि नेचर ऑफ वर्क देख करके डिसाइड किया जाता है। मैनेजर लिखा रहेगा, कार्य क्लरिकल कर रहा है, वर्कमैन की परिभाषा में आएगा। लेकिन क्लर्क लिखा है और मैनेजर का काम कर रहा है तो वर्कमैन की परिभाषा में नहीं आएगा। इस सिद्धांत को, एक केस था बर्मा सेल ऑयल स्टोरेज वर्सेज राजकुमार, इसमें इन्होंने बहुत क्लियर रूप से स्पष्ट किया था। एक सिद्धांत और है, कंट्रोल एंड सुपरविजन इज की फैक्टर। कंट्रोल और सुपरविजन ये क्या है? प्रश्न यह है कि क्या नियोक्ता कार्य के तरीके पर नियंत्रण करता है? यदि कार्य को कैसे होगा, कब होगा, किस प्रकार होगा, इन सब पर नियोक्ता का कंट्रोल है तो वो वर्कमैन के अंतर्गत आएगा। लेकिन एक जो मैंने आपको बताया धारक धरा केमिकल वर्क, उसी में इसे इस्टेब्लिश किया गया था। तीसरा सिद्धांत है, भुगतान का तरीका निर्णायक नहीं है, इसके आधार पर डिसीजन नहीं लिया जा सकता है। व्यक्ति को भुगतान आप डेली वेज के आधार पर कर रहे हैं कि मासिक रूप से सैलरी दे रहे हैं कि कार्य के आधार पर जो है पीस रेट कर रहे हैं, इनमें से किसी भी रूप में हो सकता है, फिर भी वो वर्कमैन की डेफिनेशन में आएगा। मुख्य बात यह है कि रिलेशनशिप और कंट्रोल ये इंपॉर्टेंट है, न कि पेमेंट मेथड इंपॉर्टेंट है। और चौथा जो इनका एक सिद्धांत डेवलप किया था, इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर को वर्कमैन नहीं माना जा सकता है। अंतर समझिए, वर्कमैन स्वयं कार्य करता है और नियोक्ता के नियंत्रण में रह करके कार्य करता है, लेकिन जो इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर होता है वह कार्य करने की जिम्मेदारी ले लेता है और अपने तरीके से कार्य करता है, दूसरों को भी उसमें इन्वॉल्व कर लेता है, उनसे काम करवाता है। ये इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर होता है। इस अंतर को चिंतामन राव वर्सेज स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश के केस में क्लियर किया गया था। इसी तरीके से अब हमें जो एक कलेक्टिव सिद्धांत की बात की गई है, कोई एक सिद्धांत अंतिम नहीं होता है, बल्कि सभी तथ्यों को मिला करके निर्णय लिया जाता है। तो ध्यान रखने वाली बात जो है कि नेचर ऑफ ड्यूटीज इंपॉर्टेंट है, कंट्रोल और सुपरविजन इंपॉर्टेंट है, पेमेंट मेथड जो है वो निर्णायक नहीं है, इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर जो है वह वर्कमैन नहीं हो सकता है। कोर्ट्स लुक बियॉन्ड द फॉर्म ऑफ फोकस ऑन द सब्सटेंस टू डिटरमाइन हु इज ट्रूली अ वर्कमैन। प्रिय विद्यार्थियों, अब हम कुछ विशेष श्रेणियों पर चर्चा करेंगे जो अक्सर भ्रम उत्पन्न करते हैं। कौन वर्कमैन माना जाएगा और कौन नहीं। अब जो इंक्लूसिव टाइप की लिस्ट दी गई है उसमें अप्रेंटिस लिखा गया है, फर्स्ट एंट्री जो है सेक्शन 2S के अनुसार अप्रेंटिस को स्पष्ट रूप से वर्कमैन में शामिल किया गया है। इसका अर्थ यह है कि भले ही व्यक्ति ट्रेनिंग ले रहा हो फिर भी वह इस अधिनियम के अंतर्गत आएगा। अप्रेंटिस का स्टेटस अलग हो सकता है, पर यदि वह इंडस्ट्री में कार्य कर रहा है तो वर्कमैन माना जा सकता है। दूसरा है रिट्रेंच्ड और डिसमिस्ड एम्प्लॉइज। परिभाषा का एक महत्वपूर्ण विस्तार यह है कि यदि कोई व्यक्ति डिसमिस कर दिया गया है, डिस्चार्ज कर दिया गया है, रिट्रेंच कर दिया गया है और विवाद उसी से संबंधित है तो वह वर्कमैन माना जाएगा। टीचर्स की जो बात हुई, वो टीचर्स वर्कमैन है कि नहीं है, यह न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा कि टीचर वर्कमैन नहीं है। कारण क्या है? उनका कार्य मुख्यतः मानसिक है, इंटेलेक्चुअल है और यह कार्य सेक्शन 2S में बड़ी श्रेणियों में नहीं आता है। मेडिकल प्रोफेशनल भी वर्कमैन के डिफिनेशन में नहीं आते हैं। इस सिद्धांत को वही दीमाकुची टी स्टेट वाला केस आप याद रखें। कारण क्या है कि उनका कार्य स्पेशलाइज्ड है और वो प्रोफेशनल है, यह सामान्य इंडस्ट्रियल वर्क की श्रेणी में नहीं आता है। याद रखें, द लॉ इंक्लूड्स दोज who need protection and exclude those whose role is fundamentally different in nature। प्रिय विद्यार्थियों, अब हम इस पूरे विषय के सबसे व्यवहारिक और महत्वपूर्ण भाग पर आते हैं और वो ये है कि अब तक हमने परिभाषा, शर्तें, परीक्षण और केस लॉ पढ़ ली, लेकिन अब प्रश्न ये है कि यह सब इतना महत्वपूर्ण क्यों है। तो सबसे पहली बात है एप्लीकेबिलिटी ऑफ द एक्ट।
सबसे पहला और मूल महत्व यही है कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 केवल वर्कमैन पर ही लागू होता है। इसका अर्थ यह है कि यदि कोई व्यक्ति वर्कमैन है तो एक्ट लागू होगा, और वह वर्कमैन नहीं है तो यह एक्ट लागू नहीं होगा। इसलिए वर्कमैन की परिभाषा पूरे अधिनियम के लागू होने की कहा जाता है कि यह दहलीज है, गेटवे है। दूसरा है राइट टू रेज इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। औद्योगिक विवाद उठाने का अधिकार वर्कमैन को ही है। केवल वर्कमैन को ही यह अधिकार है कि वह इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट उठा सके। उदाहरण के रूप में सेवा से निकाला जाना, वेतन से संबंधित विवाद है, कार्य की शर्तें हैं, टर्म एंड कंडीशंस ऑफ वर्किंग। यदि व्यक्ति वर्कमैन नहीं है तो वह इस अधिनियम के तहत विवाद नहीं उठा सकता है। प्रोटेक्शन अंडर लेबर लॉ तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। वर्कमैन को इस अधिनियम के तहत कई महत्वपूर्ण प्रोटेक्शन मिलते हैं। स्पेशली अनफेयर डिसमिसल नहीं हो सकता, उनका रीइंस्टेटमेंट का अधिकार है, कंपनसेशन का अधिकार है, रिट्रेंचमेंट से उन्हें प्रोटेक्शन मिली हुई है। यदि कोई व्यक्ति वर्कमैन नहीं है तो उसे ये सारी सुरक्षाएं नहीं प्राप्त हो पाएंगी। इसलिए विद्यार्थियों, वर्कमैन की परिभाषा केवल एक शब्द नहीं बल्कि यह निर्धारित करती है कौन कानून के अंतर्गत आएगा, किसे अधिकार मिलेंगे और किसे संरक्षण मिलेगा। तो इस डेफिनेशन का महत्व आप स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं। द डेफिनेशन ऑफ वर्कमैन इज नॉट मेयरली डेफिनेशनल, इट इज द फाउंडेशन ऑन विच द इंटायर प्रोटेक्शन ऑफ लेबर लॉ स्टैंड्स। प्रिय विद्यार्थियों, अब कंक्लूजन की तरफ अगर हम रुख करें तो नॉट एवरी एम्प्लॉय इज अ वर्कमैन। इस पूरे विषय का सबसे महत्वपूर्ण निष्कर्ष यही है कि हर एम्प्लॉय वर्कमैन नहीं होता है। सामान्य जीवन में भी हम एम्प्लॉय शब्द का व्यापक रूप से प्रयोग करते हैं, लेकिन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 के अंतर्गत केवल एक विशेष श्रेणी के कर्मचारी को ही वर्कमैन माना जा सकता है। इसलिए यह अंतर समझना बहुत आवश्यक है। दूसरा महत्वपूर्ण निष्कर्ष यह है कि किसी व्यक्ति को वर्कमैन माना जाएगा या नहीं माना जाएगा, यह केवल परिभाषा पढ़कर तय नहीं किया जा सकता है। इसके लिए आवश्यक है लीगल टेस्ट, केस लॉ, फैक्ट ऑफ ईच केसेस। न्यायिक परीक्षण करना होगा, न्यायिक निर्णय पढ़ने होंगे और प्रत्येक मामले की परिस्थितियों के अनुसार निर्णय लेना पड़ेगा। न्यायालय यह देखता है कि नेचर ऑफ ड्यूटीज क्या है, कार्य की प्रकृति क्या है, और कंट्रोल एंड सुपरविजन, पर्यवेक्षण और नियंत्रण किसका है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप है कि नहीं, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस है कि नहीं। इसलिए हर मामला, हर केस अपने तथ्यों के आधार पर तय होता है। वर्कमैन एक कानूनी तकनीकी अवधारणा है, लीगल टेक्निकल कॉन्सेप्ट है, जो केवल उन व्यक्तियों को संरक्षण देती है जो वास्तव में औद्योगिक श्रम से जुड़े हैं, इंडस्ट्रियल लेबर से जुड़े हैं। फिर से एक बार रिपीट कर दूं, हर एम्प्लॉय वर्कमैन नहीं होता है। डिटर्मिनेशन किस आधार पर होता है, फैक्ट क्या है, लीगल टेस्ट पर निर्भर करते हैं। कोर्ट जो है वास्तविक स्थिति, रियल नेचर को देखते हैं। अल्टीमेटली आई वांट टू से दैट इन लेबर लॉ status is not what you are called but what you actually do. Thank you.